अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको आज के वेबिनार में खुशामदीद कहती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर कायनात कटारिया है और मैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के डायबिटीज़ और एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट में एज अ मेडिकल ऑफिसर काम करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नवंबर के महीने को पूरी दुनिया में ज़ियाबतीज़ की आगाही के तौर पे मनाया जाता है और 14 नवंबर डायबिटीज़ वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। डायबिटीज़ के हवाले से लोगों के दरमियान बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं और बहुत सारे सवालात पाए जाते हैं। और इस महीने में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आवाम तक पहुंचा सकें। और ये प्रोग्राम आज इसी सिलसिले की एक कड़ी है। उसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं चार बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पैनलिस्ट जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं और अपने शुबे के माहिर हैं। डॉक्टर आकबा सरफराज जो कि एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं डायबिटीज़ एंड एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। डॉक्टर शहाबुल हसन सिद्दीकी जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। डॉक्टर फहद नसीम जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी हैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। एंड मिस मुनज्जा हक जो कि डेप्यूटी मैनेजर ऑफ आउट पेशेंट न्यूट्रिशन सर्विसेज हैं। तो अब हम अपना Q&A सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला सवाल डॉक्टर अकबा आपसे होगा। बहुत ही बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं जो कि हम अपनी ओपीडीज में बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि डायबिटीज़ की आम अलामात क्या होती हैं और किन अलामात से शुबा होता है कि किसी को डायबिटीज़ हो सकती है और इसके कितने इकसाम हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो डायबिटीज़ की इकसाम के बारे में बात कर लेते हैं। डायबिटीज़ चार तरह की होती है: टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। टाइप 1 डायबिटीज़ यूजुअली यंग एज में या बच्चों में पाई जाती है। इसमें बेसिकली आपका लबलबा जो है पूरी तरह से इंसुलिन नहीं बना रहा होता है, इंसुलिन कंप्लीटली ऑफ होती है। तो ऐसे पेशेंट्स में इलाज इंसुलिन से ही होता है क्योंकि बॉडी में इंसुलिन मौजूद ही नहीं होती। टाइप 2 डायबिटीज़ यूजुअली थोड़ा सा अडल्ट एज में पाई जाती है और उसकी अब लेकिन अब चूंकि चाइल्डहुड ओबेसिटी है, तो हम चाइल्डहुड ओबेसिटी में भी टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत कॉमन देख रहे हैं। मोस्ट लाइकली कॉज जो टाइप 2 डायबिटीज़ का होता है वो ओबेसिटी है या मोटापा है। उसके अलावा ख़ानदान में ज़ियाबतीज़ का होना, जेनेटिकली कॉज, और जाहिर सी बात है उसमें भी लबलबा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंसुलिन बनाने कम कर देता है और वहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। बॉडी में इंसुलिन मौजूद होती है लेकिन मोटापे की वजह से वो सही तरह से काम नहीं कर रही होती। टाइप 3 डायबिटीज़ यूजुअली दौरान हमल होती है जो बहुत सारी खवातीन को हो जाती है। टाइप 4 डायबिटीज़ हार्मोनल इश्यूज़ में होती है कि कोई स्टेरॉइड्स ले रहे हों या उनको कोई और हार्मोनल इश्यूज़ हो जिसमें टाइप 4 डायबिटीज़ होती है। अच्छा, जहाँ तक ज़ियाबतीज़ की अलामात की बात है तो बहुत कॉमन जो आपके पास अलामात आती हैं उसमें पेशाब का ज़्यादा आना, पानी की प्यास का ज़्यादा लगना, वज़न का तेज़ी से गिरना, फीमेल्स में बार बार यूरिन का इन्फेक्शन होना, वेजाइनल इन्फेक्शंस होना, जख्म का ना भरना, पाँव का सुन्नपन, ये सारी मोस्ट लाइकली अलामत होती है। लेकिन बहुत सारे केसेस में पेशेंट्स कोई अलामत नहीं ला रहे होते और इंसिडेंटल फाइंडिंग में कभी उन्होंने शुगर चेक की होती है तो वो बड़ी भी आती है, तो वो उस तरह से भी रिपोर्ट करते हैं। अ, तो मोस्ट लाइकली यही कॉजेज होते हैं और यही अलामत होती हैं। थैंक यू डॉक्टर अकबा। तो मिस मुनज्जा मेरा अगला सवाल आपसे है कि डाइट का कितना रोल है डायबिटीज कंट्रोल में। बिकॉज काफी बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो जो है फीकी चाय पीते हैं और मीठा भी नहीं खाते। तो क्या सिर्फ इतना काफी है। अस्सलाम वालेकुम। अ, जिस तरह से हम सब जो नॉन डायबिटिक्स हैं उनको अपनी रोज़मर्रा की जिम्मेदारियां और एक्टिविटीज़ करने के लिए ताकत की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, और इसी तरह से जो डायबिटिक पेशेंट है उनको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है कि वो किस तरह से अपनी रोज़मर्रा की मसरूफियात सर अंजाम दे सके। जो हमारी डाइट है वो बेसिकली तीन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड करती है: कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स। अगर हम डायबिटिक पेशेंट की बात करें तो उसमें हमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है कार्बोहाइड्रेट की, निशास्ते की, जिससे हम अपनी एनर्जी हासिल करते हैं जो हमारी रोज़मर्रा की मसरूफियात को सर अंजाम देने में हमें मदद करती है। डायबिटिक पेशेंट्स में हम जो सिंपल शुगर्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, मना लिमिट करते हैं प्री डायबिटिक्स में और रिस्ट्रिक्ट करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स में। और उसमें हमारा सिलेक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की तरफ होना चाहिए, जिसमें अगर हम रोटी की बात करें तो होल ग्रेन्स का इस्तेमाल होना चाहिए।
और इसके अलावा सब्जियों का, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करना है, सैलड्स का इस्तेमाल करना है। और जो गुड़ है और चीनी है और शहद है, इससे हमें पेशेंट को रोकना होता है। इसी तरह से जो चिकनाई है उससे भी हमें बहुत सी कैलोरीज मिलती हैं। और ज्यादा कैलोरीज जो है वो चूंकि मोटापे की तरफ जाती हैं, इसी तरह वो शुगर कंट्रोल में भी रुकावट का बायस बनती है। लिहाजा फैट को भी हमें कम मकदार में पेशेंट्स को हम कहते हैं कि लें। इसके अलावा प्रोटीन जो है वो हेल्दी प्रोटीन्स होने चाहिए, जिसमें कि दालें भी शामिल हैं और कम चिकनाई और चर्बी वाला गोश्त भी शामिल है। तो डायबिटिक पेशेंट्स की डाइट जो है वो इस तरह से तरतीब दी जाती है, जिसमें सिंपल शुगर्स को कम से कम रखा जाता है। थैंक यू मिस मुनज़्ज़ा। तो हमें बैलेंस डाइट रखनी चाहिए, ये था जी मैसेज बिल्कुल। आपका। अगला सवाल डॉक्टर फहद मैं आपसे करना चाहूँगी। ये बताएं कि डायबिटीज़ पेशेंट्स के कौन से अलामात पे तवज्जो देनी चाहिए जो बताते हैं कि उनकी किडनीज अफेक्ट हो रही हैं। ठीक। थैंक यू डॉक्टर कायनात। और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनकी एजुकेशन होनी चाहिए कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस उनको अपार्ट फ्रॉम डायबिटीज़ डिफरेंट ऑर्गन्स पे हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट, किडनी, आइज़ और ब्रेन वगैरह। सो टॉकिंग अबाउट किडनीज, जब हम गुर्दे की बात करते हैं तो जो अलामात पेशेंट को होती हैं उसमें आमतौर पर पैरों में सूजन का आना, पेशाब की मिकदार का बढ़ जाना, पेशाब में बहुत ज़्यादा झाग महसूस होना और ब्लड प्रेशर का अनकंट्रोल्ड रहना, यानी ब्लड प्रेशर भी दवाइयों पे काबू में ना आए। ये वो सारी अलामात होती हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि शुगर की जो पेचीदगियां हैं वो गुर्दों में दाखिल होना शुरू हो गई हैं। अच्छा, ये वो पेचीदगियां हैं जो इब्तदाई तौर पर अगर गुर्दे इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसमें ये अलामात आएंगी। कभी कभार ऐसा होता है कि गुर्दों की इन्वॉल्वमेंट काफ़ी एडवांस हो जाती है, उस सिलसिले में पेशेंट को वज़न कम होने की शिकायत भी हो सकती है, रंगत में फ़र्क आता है और भूख में कमी वगैरह शामिल हो जाती है अगर गुर्दों के अफ़ाल में जो है वो तब्दीली आ चुकी होती है। थैंक यू डॉक्टर फहद। तो डॉक्टर शहाब, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि ज़्यादतीस आँखों को किस तरह अफेक्ट करती है। जनाब, जहाँ तक आँखों का ताल्लुक है तो उसमें वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कभी कभार नर्व पैल्सी यानी हमारे पास फालिज के अटैक होता है, उसमें भी आंखें असरअंदाज होती हैं। और बहुत से लोगों की आंखें खुश भी होती हैं, लेकिन जो मैं बताना चाहूँगा या जिस पे जोर देना चाहूँगा उसमें ये कि एक जो हमारी आंख में लेंस होता है, शुगर जब ऊपर नीचे होती है तो हमारा जो कुदरती लेंस होता है उसकी जो शक्ल होती है वो तब्दील होती रहती है, और मरीज़ की नज़र थोड़े दिनों के लिए सही हो जाएगी, फिर खराब हो जाएगी, सही हो जाएगी, खराब हो जाएगी। जो फ्लक्चुएशन होती है नज़र में, उतार चढ़ाव है, इसका मतलब है कि पेशेंट की शुगर कंट्रोल नहीं है। दूसरी बात यह कि जो मोतिया होता है यानी जो कैटरेक्ट होता है, जो लेंस के अंदर सफेदी आ जाना होता है, वो अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो उन लोगों में ज़्यादा जल्दी यानी ज़्यादा कम कम उम्र के अंदर उन लोगों में मोतिया डेवलप हो जाता है बनस्बत उन लोगों के जिनको शुगर ना हो या जिनकी शुगर कंट्रोल हो। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होती है जनाब कि पर्दे पर, पर्दा बेसिकली क्या है, पर्दे को हम आम लफ्ज में स्विच बोर्ड कहते हैं। तो पर्दा जो है उस पे शुगर के असरात आते हैं और आंख में खून आ सकता है या उस पे सूजन आ सकती है। तो बेसिकली लेंस और पर्दा ये दो बड़ी चीज़ें होती हैं जो शुगर से असरअंदाज हो सकती थैंक यू डॉक्टर शहाब। डॉक्टर अकबर, अगला सवाल आपसे है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी कि प्रेगनेंसी में होने वाली डायबिटीज़ के हवाले से थोड़ा सा बता दें कि प्रेगनेंसी के दौरान शुगर का टेस्ट कब करवाना चाहिए, और क्या डिलीवरी के बाद भी उस खातून में डायबिटीज़ परसिस्ट कर सकती है या उसका दोबारा होने का रिस्क होता है। अ, जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है या जिसे हम ज़रूरत के तहत कहते हैं कि दौरान हमल जो ज़्यादतीज़ है, उसमें आइडियली रिस्क में डिवाइड किया जाता है लो रिस्क पेशेंट और हाई रिस्क पेशेंट। लो रिस्क पेशेंट वो होते हैं जिनका वज़न कंट्रोल होता है, जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ नहीं होती और वो प्री डिस्पोजिशन नहीं होती, तो उनमें यूजुअली 27th वीक में हम 75 ग्राम्स OGTT कराते हैं, जो ये देखने के लिए कराते हैं कि क्या वो दौरान हमल ज़्यादतीज़ है कि नहीं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हाई रिस्क है, हाई रिस्क में मोटापे के साथ आपने कंसीव किया हो या फैमिली हिस्ट्री हो या इससे पहले आपको पहली प्रेगनेंसीज में शुगर हुई है या आपके बच्चे का वजन बहुत अच्छा था या खुदा खासा पहली जो डिलीवरीज के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन हुई है, तो उनको हम फर्स्ट एंटीनेटल विजिट पे ही शुगर के लिए स्क्रीन कर लेते हैं। लेकिन आइडियली लो रिस्क में हम 27th वीक पे करते हैं। अच्छा, जिनको दौरान हमल ज़्यादतीज़ होती है
यूजुअली डिलीवरी के बाद ज़ियाबतीस ख़त्म हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों की रह भी जाती है। तो आफ्टर डिलीवरी आपने 6 हफ्ते बाद अपना शुगर का टेस्ट, जो कि 75 ग्राम्स OGTT है, जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट है, दोबारा कराना होता है। जिन लोगों को दौरान हमल ज़ियाबतीस होती है, उनको आगे अगली जो भी प्रेगनेंसीज हैं उसमें ज़ियाबतीस दोबारा होने का खदशा होता है। और इसके अलावा 40% ऐसी फीमेल्स हैं जो अगले 5 से 10 सालों में पूरी तरह से ज़ियाबतीस का शिकार हो सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर अकबर। मेरा अगला सवाल मिस मनजा से है कि आजकल इंटरमीडिएट फास्टिंग और कीटो डाइट का बहुत ट्रेंड चल रहा है। तो आप इस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे कि खास तौर पे डायबिटीज पेशेंट के लिए क्या ये कितनी सेफ है या कितनी सही है? मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगी कि ये जो पेशेंट्स जिनका वजन ज्यादा होता है, तो उसका तो बेसिक रूल ये है कि जो हम गजा खाते हैं, अपनी दिन भर इस्तेमाल करते हैं, उसको हम इस्तेमाल कर लें। हम वॉक के जरिए या अपनी डेली एक्टिविटीज के जरिए जो हमारा इंटेक है, फूड इंटेक है, उसको हम इस्तेमाल करें। अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये वजन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगता है। उसके मुख्तलिफ तरीके हैं, डाइट प्लान्स हैं, लो कैलोरी प्लान्स हैं, लेकिन आजकल जो है इंटरमीडिएट फास्टिंग और कीटो डाइट की तरफ एक रुझान पाया जाता है। इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है वो उसके 2-3 मेथड्स हैं, जिसमें कि 16 घंटे की फास्टिंग होती है और 8 घंटे जो है वो खाने पीने के, जिसमें पेशेंट खाना खाता है। और दूसरा जो तरीका है वो ये है कि एक दिन पेशेंट परहेज करता है और दूसरे दिन जो है वो नॉर्मल डाइट लेता है। तीसरा तरीका जो है उसमें 5:2 का रेशो है, जिसमें के 5 दिन जो है वो सख्त डाइट करता है और 2 दिन वो अपने आप को रिलैक्स कर देता है। तो इस तरह से जो है इसमें ये देखना होता है कि अगर हम डायबिटिक पेशेंट्स की बात करें, खासतौर पे टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स, उनमें हाइपोग्लाइसीमिया में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, डीके के भी चांसेस हो सकते हैं, और पेशेंट जो है वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में भी जा सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपने मौलिद से पहले इसकी मशवरा करें, और अगर वो इसकी इजाज़त देते हैं तो माहिर ग़िज़ा से अपने लिए एक डाइट प्लान तरतीब दे। कीटो डाइट जो है उसमें ये होता है बेसिकली कि जो हम रोज़मर्रा डाइट खाते हैं, तो उसमें हमारा जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट है। कीटो डाइट में इसके बरक्स हो जाता है कि जो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है वो फैट्स बन जाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट को तकरीबन निल या बहुत ही मिनिमम रखा जाता है। समझें कि 20 से 50 ग्राम तक पूरे दिन में कार्बोहाइड्रेट का इंटेक होता है। इसमें भी यही है कि जब तक डॉक्टर से मशवरा ना किया जाए, बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि पेशेंट खुद से जो है वो कीटो डाइट फॉलो करे। और उसमें भी यह है कि अगर डॉक्टर से मशवरा करके की जाए डाइट, तो उसमें बहुत क्लोज मॉनिटरिंग ज़रूरी है, और डॉक्टर की सुपरविजन ज़रूरी है, और जो है ना उसमें देखना है कि कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ना हो, जिससे कि उसकी जो आम रोजाना की कारकर्दगी है पेशेंट की, वो मुतासर हो जाए। थैंक यू मिस मनजा। अच्छा, एक सवाल मैं यहाँ पे मनजा आपसे करना चाहूंगी, सॉरी टू इंटरप्ट, जो कि बहुत कॉमन है और आजकल हमारे सोशल मीडिया पे बहुत कॉमनली ये यूज़ हो रहा है, डेट इज़ हाई प्रोटीन डाइट। मैं चाहूंगी कि आप उसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बता दें कि वो जो हाई प्रोटीन डाइट है उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, स्पेशली किडनी रिलेटेड, क्योंकि हमारे पास इस दफ़ा नेफ्रोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट सब मौजूद हैं। इसमें यह है कि जब हम पेशेंट कोई डाइट प्लान फॉलो करता है वजन कम करने के लिए, तो एक फेज आता है जहां वो ये देखता है कि उसका वजन तमाम तर कोशिशों के बावजूद कम नहीं हो रहा है। तो वो जो है ना फेज कहलाता है प्लेटो फेज। उस फेज को तोड़ने के लिए कभी कभी अंडर द क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ मेडिकल सुपरविजन और डाइटिशियन एक आध दिन के लिए जो है वो प्रोटीन डाइट रिकमेंड की जाती है, और वो भी प्लान जो है वो डाइटिशियन तरतीब देती है। और वो ओकेजनली 3rd डे के लिए आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मुस्तकिल ही कार्बोहाइड्रेट को अपनी डाइट से निकाल देते हैं और प्रोटीन को बहुत ज्यादा कई दिनों के लिए बढ़ा देते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म यूज, तो उससे ये होता है कि किडनीज पे जो है वो लोड ज्यादा पड़ जाता है, और वो बिल्कुल भी फिजिकली अगर हम देखें तो मतलब नॉर्मल से बहुत हट जाता है, और गुर्दों के फंक्शन को इफेक्ट कर सकता है। तो बिल्कुल भी जो है वो हाई प्रोटीन डाइट्स का इस्तेमाल और कार्बोहाइड्रेट्स को इंतहाई कम रखना बहुत अरसे के लिए नामुनासिब है। थैंक यू मिस मनजा। थैंक यू डॉक्टर अकबर फॉर दैट क्वेश्चन। मेरा अगला सवाल डॉक्टर फहद से होगा कि अगर
किसी को शक हो कि उनके गुर्दे अफेक्ट हो रहे हैं, तो उनको कौन से जो है टेस्ट करवाने चाहिए और ये टेस्ट कितने अरसे में रिपीट करवाने चाहिए? डॉक्टर कायनात, इस सिलसिले में पेशेंट को सबसे पहले जो बेसिक टेस्ट है उसमें अपना यूरिन एनालिसिस करवाना चाहिए। और इस यूरिन एनालिसिस को आइडियली पेशेंट को हर 3 मंथ्स पे जो है वो रिपीट करना चाहिए। ये यूरिन एनालिसिस जो है वो पेशाब में एक्सक्रीट होने के प्रोटीन के मुतालिक बताती है। अच्छा, कभी कभार ये होता है कि पेशेंट की डिजीज़ अगर इब्तदाई मरहलों में होती है तो सिंपल यूरिन एनालिसिस के अंदर जो है वो प्रोटीन जो है वो मिस हो जाता है, क्योंकि आमतौर पर यूरिन डीआर के अंदर जो है वो जो मैक्रो एल्बुमिन है वो डिटेक्ट होता है। तो इस सूरत में अगर स्ट्रॉन्ग डाउट होता है फिजिशियन को, उसके डायबिटोलॉजिस्ट को या नेफ्रोलॉजिस्ट को, तो इस सूरत में पेशेंट का यूरिनरी माइक्रो एल्बुमिन चेक किया जाता है। और उसकी एक्सक्रीशन अगर बढ़ी भी होती है तो इट कंफर्म्स के पेशेंट को जो किडनीज हैं उसके वो इन्वॉल्व हो गए हैं डायबिटीज़ के साथ। इसके अलावा पेशेंट के जो रूटीन टेस्ट हैं उसके अंदर ब्लड की टेस्टिंग में उसके यूरिया, क्रेटिनिन, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स और उसके कैल्शियम फास्फोरस के लेवल वगैरह शामिल है, जो टेस्ट पेशेंट को अपने करवाने चाहिए। थैंक यू डॉक्टर फहद। डॉक्टर साहब, अगला सवाल आपसे होगा कि एक डायबिटिक पेशेंट को कैसे पता चले कि उसकी आंखों में डायबिटिक चेंजेस शुरू हो गए हैं, और उनको कितने अरसे में जो है आंखों का मुआयना कराते रहना चाहिए? अच्छा, जहाँ तक मरीज को पता चलने का ताल्लुक है, तो मेरे पहले जवाब में था कि अगर अ, नज़र कुछ दिनों के लिए सही है, कुछ ख़राब है, सही है, इसका मतलब ये है कि उनकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, लेकिन उसने आंखों के पर्दे को डैमेज नहीं किया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आंखों का पर्दा होता है, जैसे मैंने कहा था स्विच बोर्ड है। और अगर मरीज को पता चला है, यानी वो किसी शिकायत से, कंप्लेन से आया है, तो इसका मतलब थोड़ी सी देर हो गई है। हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कोई भी चीज़ दो तरीके से बयान करते हैं। या तो ये होता है कि अंग्रेजी में इसको सडन ऑनसेट यानी फौरी कोई चेंज कहते हैं, या फिर उसको ग्रेजुअल ऑनसेट, इसको बतदरीज किसी चीज़ का खराब होना कहते हैं। अगर किसी की बतदरीज नज़र खराब हो रही है तो वो यकीनी तौर पे मोतिये से हो सकती है, या पर्दे पे हल्की हल्की सूजन आ रही होती है। और जो बतदरीज के बिल्कुल खिलाफ होता है वो ये कि मरीज एकदम से आता है, कहता है भाई मेरी नज़र कल सही थी मगर आज उनको सुबह के बाद नज़र नहीं आ रहा है, कल शाम के बाद से नज़र नहीं आ रहा। तो ये बिल्कुल अलार्मिंग सिचुएशंस होती हैं। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल है, मैं समझता हूँ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि अपने डायबिटोलॉजिस्ट से, नेफ्रोलॉजिस्ट से जब वो कंसल्ट करते हैं तो उसके बाद उन्हें फ़ौरन, डेफिनेटली हमारे यहाँ जैसे यहाँ पे एक टर्शियरी सेंटर है, यहाँ पर हम एक दूसरे को पेशेंट से रेफर करते रहते हैं। तो वो अगर डायबिटोलॉजिस्ट के पास गए तो उनका अगला जो कहना चाहिए कि विजिट होना चाहिए नेफ्रोलॉजिस्ट के बाद या कहीं और के बाद, तो वो आई के डॉक्टर के पास खुद चले जाएं। और एक बात याद रखिएगा कि ये आई का एग्जामिनेशन, हम समझते हैं कि हमने चश्मे का नंबर निकलवाया और हमारी आई के चश्मे का नंबर सही है तो हमें शुगर के साथ पर्दे पे नहीं, ये गलत है। आप जब भी डॉक्टर के पास जाएं बराए करम एक तो ड्राइव करके ना जाइए, क्योंकि आपकी आंख में ड्रॉप्स डाल के मुआयना किया जाएगा, जिसके बाद अगले 4 घंटे तक आप ड्राइव तो नहीं कर सकेंगे। तो जब भी डॉक्टर के पास जाए, मरीज आते हैं, जब डेफिनेटली हम इस शहर में रह रहे हैं जहाँ पर हर आदमी को जल्दी होती है, वो चाहते हैं कि हमारा काम जल्दी से हो जाए, तो उसको कम से कम मरीज को 1 घंटा रखना चाहिए। इसलिए कि पुतली फैला के मुआयना, याद रखिए, पुतली फैला के अपने पर्दे का मुआयना करिए। और अगर किसी वजह से डॉक्टर को नहीं बता पाए कि आपको शुगर है तो बताइए कि मुझे शुगर है, या वो किसी वजह से नहीं पूछ पाया। तो बताने का मकसद ये है कि जब आपको शुगर की डायग्नोसिस हो जाए, तशखीस हो जाए, तो उसके बाद आपको आई का मुआयना करवाना चाहिए। इसलिए कि बहुत से लोगों को शुगर तशखीस बाद में होती है, उन्हें होती बहुत पहले से है। तो बेहतर है कि अगर आपने एक दफ़ा मुआयना कराया और आपकी आंख में शुगर के कोई असरात नहीं है, तो आपको 1 साल बाद अपनी आंख का मुआयना करवाना है। और अगर कुछ अलामात आती हैं तो 6 महीने या 3 महीने, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके आई के डॉक्टर आपको किस तरह से बुलाते हैं। थैंक यू डॉक्टर शहाब। अच्छा, हमारे पास सवालात तो बहुत हैं पर टाइम से हम थोड़े शॉर्ट हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हमारी ऑडियंस की तरफ से आ रहे हैं तो मैं वो पूछना चाहूँगी। ये एक सवाल है कि अगर पेशेंट इंसुलिन पर है और उन्हें उन्हें जो है लो शुगर की सूरत में क्या करना चाहिए? आप में से जो क्वेश्चन का जवाब देना चाहे। ऐसे पेशेंट्स जिनको शुगर डाउन हो रही हो, अब अव्वल तो ये है कि डायबिटिक पेशेंट अगर रेगुलर टाइमिंग्स पे अपना खाना लेता है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर टाइम पे लेता है, और वो लोग जो कि इंसुलिन पे हैं वो अपने मिड मॉर्निंग, मिड इवनिंग और बेड टाइम स्नैक लेते हैं, तो बहुत कम चांसेस है कि पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जाए।
लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि पेशेंट्स डायरिया उनको हो जाता है, या किसी वजह से उन्होंने कम खाना खाया होता है, या इंसुलिन लगाना भूल जाते हैं, या मेडिसिन जो है, तो उस सूरत में अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो जिसकी अलामात हैं कि ठंडे पसीने आना, आंखों के आगे अंधेरा आना, तो उस सूरत में उनको कोई जो है मीठी चीज वो ले लेनी चाहिए, जो कि जूस की शक्ल में भी हो सकती है, वो कोई टॉफी भी हो सकती है, वो दूध का ग्लास भी हो सकता है। और फिर देखना चाहिए कि कुछ देर बाद उनकी शुगर्स कैसी हैं, रिपीट करके दोबारा से उनको चेक कर लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई पेशेंट जो है वो अपने वक्त पे खाना खाता है और दवाइयाँ वक्त पर लेता है और अपनी फिजिकल एक्टिविटी का ख्याल रखता है, तो जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया में जाने के चांसेस कम होते हैं। या वो स्कूल जाने वाले बच्चे जो कि स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपने नॉलेज से मशवरा नहीं करते, तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो है वो इंसुलिन एडजस्टमेंट मांगती है, तो उस सूरत में भी उनके वो हाइपोग्लाइसीमिया में ड्यूरिंग स्पोर्ट्स जा सकते हैं। एक और आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि जैसे कि आजकल वेट लॉस के इंजेक्शन्स बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, और बहुत सी रिसर्च रिसर्च या गलत फहमी, आई एम नॉट श्योर कि एक आंखों पे बहुत असरअंदाज करती है, उसका कोई साइड इफेक्ट है, तो क्या ये सवाल आप लेना चाहेंगे डॉक्टर साहब? हाँ जी, हाँ, जहाँ तक वो जो इंजेक्शन है इसके मुतालिक मैं चाहूँगा कि डॉक्टर आकबा भी उस पर रोशनी डालें। आँखों की जो नसें होती हैं ना, उसमें बड़ा रेयर केस है, लेकिन हाँ है कि आँखों की नसों पे खून की सप्लाई जो है वो कुछ देर के लिए कम हो जाती है, और उससे फिर जो आँखों की नस होती है उसके डैमेज होने का अंदेशा होता है। और दूसरी तरफ ये भी होता है कि जब एक पेशेंट जिसका वेट ज़्यादा होता है, तो अमूमी तौर पे उनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, तो उन लोगों में पहले से ही शुगर के असरात होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब मरीज को पता चलता है कि उसकी नज़र खराब हो गई है, तो उस वक्त तक देर हो चुकी होती है, तो उनको शुगर के असरात पहले से ही चल रहे होते हैं। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद शायद उनको एक नई चीज़ होती होगी जिसकी वजह से वो इससे कोरिलेट कर लेते होंगे, मगर जो रिकमेंडेशन है, जो रिसर्च पेपर्स कहते हैं, वो ये है कि इन इंजेक्शन के बाद नस जो है वो असरअंदाज होती है। डॉक्टर आगबा, आप कुछ कहना चाहेंगे? बेसिकली लोगों के जहन में ये, जब हम टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करते हैं, तो जो वेट लॉस के इंजेक्शन है वो टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए जो है रिकग्नाइज्ड है और एफडीए प्रूवन है। टाइप 1 डायबिटीज़ में आप वेट लॉस इंजेक्शन नहीं देते। जैसे मैं अगर नाम लूँ तो सीमाग्लूटाइड की बात कर रहे हैं हम। अच्छा, सीमाग्लूटाइड चूंकि टाइप 2 डायबिटीज़ ओबेसिटी रिलेटेड है, तो वहाँ पे हम वज़न कम करते हैं तो हमें ग्लाइसेमिक कंट्रोल, हमें शुगर का कंट्रोल अच्छा मिलता है। अब लोगों के जहन में ये है कि हम सीमाग्लूटाइड लगाएंगे या हम वेट लॉस के इंजेक्शन लगाएंगे तो हमारा वजन कम हो जाएगा, हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये सबसे पहली गलतफहमी है। तो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत चीज़ आम है कि हम वेट लॉस इंजेक्शन लगाएंगे और हम पतले हो जाएंगे या हमारा वेट लॉस हो जाएगा। वेट लॉस के जितने भी इंजेक्शंस हैं वो आपको हेल्प करते हैं, वो आपको मदद देते हैं। असल जो मेन हेल्प होती है वो आपकी डाइट और आपकी कैलोरीज बर्निंग। डाइट आपकी हेल्दी होनी चाहिए, उसमें कैलोरीज कैलकुलेटेड होनी चाहिए, प्लस ये कि आपका वर्कआउट अच्छा होना चाहिए। अब वर्कआउट भले आप वो वॉक की सूरत में करें, एक्सरसाइज, स्विमिंग, जितनी कैलोरी बर्निंग अच्छी होगी ना उतना वेट रिडक्शन अच्छा होगा। तो ये जो एक मिथ है कि जी सीमाग्लूटाइड अकेले वजन कम करेगा, ऐसा नहीं है। सेकेंडली ये कि कुछ केस स्टडीज आई थी जिन्होंने ये कहा कि सीमाग्लूटाइड से आंखों के पर्दे अफेक्ट हुए, और जब उस उन केस स्टडीज को जब हमने डेप्थ में देखा तो उसमें ये था कि वो प्रीवियसली प्रूवन, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि डायबिटिक थे, हाइपरटेंसिव थे और अनकंट्रोल थी, तो वो बेसिकली वहाँ पे डायबिटिक रेटिनोपैथी या हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी थी, उनका पर्दा मुतासिर था, लेकिन शायद वो कोरिलेशन इस तरफ हो गई। लेकिन एज सच सीमाग्लूटाइड के साथ जो है पर्दे के कोई बहुत वाजिया जो है वो कोई केस रिपोर्ट्स नहीं है। थैंक यू डॉक्टर अकबर। तो सेशन कंक्लूड करने से पहले मैं आप सबसे एक टेक होम मैसेज लेना चाहूंगी। डॉक्टर फहद, आपसे शुरू करते हैं, कोई मैसेज? जी बिल्कुल, मैं मैसेज देना चाहूँगा अपने तमाम पेशेंट को, बिलखुसूस डायबिटिक पेशेंट को, कि अपनी शुगर का बहुत ख़ास ख्याल रखें। और ना सिर्फ शुगर का ख्याल रखें, बल्कि उनको ये मालूम होना चाहिए कि शुगर के साथ साथ जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमनली आइज़, किडनीज, हार्ट और ब्लड वेसल्स, उनके ऊपर भी जो है वो नज़र रखने की ज़रूरत है। और टाइम टू टाइम उनके डॉक्टर से भी कंसल्ट करें ताकि मज़ीद कॉम्प्लिकेशन से जो है वो बच सकें। मिस मनजा, आप कोई मैसेज देना चाहेंगी?
मैं अपने तमाम डायबिटिक पेशेंट्स को ये कहना चाहूंगी कि कतई ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है तो आप अपनी ग़िज़ा से, अपने खानों का से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते। बल्कि डायबिटिक पेशेंट्स को वो सारी ही खानों की चीज़ों की इजाज़त होती है जो कि एक हेल्थी डाइट में शामिल होती हैं, वहाँ सिवाय सिंपल शुगर्स के, जो कि चीनी और गुड़ की शक्ल में मौजूद होती हैं। एक हेल्थी डाइट का कॉन्सेप्ट जो एक आम नॉन डायबिटिक्स के लिए है, वही डायबिटिक्स के लिए है। खानों को मुकर्रर वक्त पर लेना, अपनी फिजिकल एक्टिविटी का ख्याल रखना, खानों का चुनाव सही रखना। और एक और बात जो बहुत अहम है कि हम बाज़ दफ़ा चीज़ें तो सेलेक्ट कर लेते हैं, चॉइस भी हमारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो हमारी कुकिंग मेथड्स है उस पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हम किस तरह उस खाने को तैयार कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उसमें हम तेल का इस्तेमाल और मिर्च मसालों का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। तो इन सारी बातों का ख्याल रखें अलॉन्ग विद फिजिकल एक्टिविटी, चाहे एक्सरसाइज की शक्ल में हो या वॉक की शक्ल में हो। हमें इस तीनों बातों का ख्याल रखना है, जिससे हम न सिर्फ शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, बस से शुगर से होने वाली पेचीदगियों से भी बचा जा सकता है। थैंक डॉक्टर यू। डॉक्टर साहब, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी हाँ, मैं दो बातें करना चाहूँगा। एक ये कि मैंने कहीं सुना था या किसी से हाँ, किसी इंटरव्यू में सुना था कि डायबिटीज़ इज़ नॉट अ डिजीज़, इट्स अ लाइफ स्टाइल। डेफिनेटली डिजीज़ तो है, लेकिन लोगों की मोटिवेशन के लिए ये एक तरीक़ेकार ज़िंदगी है। और मैं एक मिसाल देना चाहूँगा कि दुनिया का सबसे ज़बरदस्त जो क्रिकेट का बॉलर है, वसीम अकरम साहब, वो खुद डायबिटिक, लेकिन उनके फिटनेस लेवल, उनकी हेल्थ लेवल आप देख लीजिए, वो हमसे बहुत बेहतर है। दूसरी बात ये कि हम खाना खाने बहुत दूर दूर जाते हैं, हम शॉपिंग करने बहुत दूर दूर जाते हैं, मगर हम चाहते हैं कि हमारे आई का डॉक्टर हमारे बस गली के कोने पर हो। आप कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा तो निकाल सकते हैं साल में एक मर्तबा अपनी आंखों के लिए, इतना तो आंखों का हक होता है हमारे ऊपर। जी बिल्कुल। डॉक्टर अकबर, आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? बिल्कुल। मेरे मैसेजेस, एक तो वो पेशेंट है जो जिनको डायबिटीज़ नहीं है, क्योंकि ज़्यादतीस का मर्ज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसमें मेन मेन जो कॉजेज़ हैं वो हम बता चुके हैं कि मोटापा है। सबसे पहले वो पेशेंट जो डायबिटिक नहीं है, साल में एक दफ़ा उनको अपनी खाली पेट की शुगर, जिसे फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं, ज़रूर चेक करानी चाहिए। ठीक है, ताकि अंदाज़ा हो सके कि वो किस रिस्क पे हैं। मदर्स अपने जो बच्चों को, बिकॉज चाइल्डहुड ओबेसिटी अब बहुत कॉमन हो गया है, तो अगेन जो उनके लंचेस हैं और जो उनका रोज़ाना का इंटेक है उसको बहुत सोच समझ के उनको कैलोरीज कैलकुलेट करके दें, और फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर रखें ताकि हम मोटापे से लड़ सकें। जहाँ डायबिटिक पेशेंट्स हैं वहाँ पे उनको बहुत ज़रूरत है कि वो अपनी शुगर्स बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल करें विद मेडिकेशंस। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि लोगों के जहन में ये है कि इंसुलिन तो सारी उम्र चलेगी और इंसुलिन एक ऐसा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो चीज़ आपकी शुगर बेहतर कंट्रोल करे, अगर आपकी दवाइयों पे, अद्वियात पे डायबिटीज़ बहुत अच्छी कंट्रोल्ड है तो वो जारी रखें। अगर वो अनकंट्रोल्ड है तो डेफिनेटली यू नीड इंसुलिन, जो कि बेहतरीन इलाज है। लोगों के जहन में है कि ये तो आखिरी इलाज है, लेकिन इंसुलिन बेहतरीन इलाज है। तो अच्छा शुगर का कंट्रोल आपको बहुत सारी पेचीदगियों से बचा सकता है। अपना याद रखें, ज़्यादतीस अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेके आती है, पेचीदगियां लेके आती है, लेकिन ज़्यादतीस एक काबिले इलाज मर्ज है। ठीक है, अच्छी प्रिवेंशन के साथ आप इससे लड़ सकते हैं, इलाज मुमकिन है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर अकबर। सवाल तो बहुत हैं, डायबिटीज़ बहुत ही एक्सटेंसिव टॉपिक है, पर हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। तो जो भी ऑडियंस हमें देख रही है, अगर आपके कोई और मज़ीद सवालात हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको उनका जवाब दे दिया जाएगा। और अगर आप हमारे कंसल्टेंट से रुजू करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैट बॉक्स के ज़रिए, या तो एलएनएच मोबाइल ऐप एलएनएच केयर के ज़रिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने सब पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है लोगों तक पहुँचाई। इसी के साथ हम अपने इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, और उम्मीद है कि हमारी ये छोटी सी काविश आप सब के लिए बहुत मुफीद साबित हुई होगी। तो खुश रहें, अपना ख्याल रखें और अपनी ज़्यादतीस का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।